अरे जब मैं कह रहा हूँ आज भर दूंगा मतलब भर दूंगा ना पापा। अब हर रोज सुबह मेरे नाश्ते के टाइम पर ही ये सब बिल की भसड़ क्यों लेकर बैठ जाते हैं। अरे अब अगर तुम काम करके आते तो हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हर रोज वही बात कहते हैं। इधर मीरा जी अपने पति राजेंद्र जी से शांत रहने का इशारा करती है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर राजेंद्र जी तब तक नहीं मानते जब तक महासंग्राम नहीं हो जाता। पापा मैं याद से कराऊंगा, बस जैसे ही दुकान से टाइम मिलेगा मैं 11 बजे ही करने जाऊंगा बस। नहीं, आज तुम दुकान बाद में खोलोगे, जो मैं कह रहा हूँ वो काम पहले होगा। अरे 3 दिन ऊपर हो गए बिजली के बिल को, फाइन बढ़ जाएगा पता है। तभी मनोज गुस्से में आकर नाश्ते की प्लेट खिसकाकर दुकान की चाबी हाथ में उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। अब पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक। चलो अब आप शांति से नाश्ता कर लो, नहीं तो अगर कहीं मेरा दिमाग खराब हो गया ना फिर बस। अरे नहीं नहीं मीरा जी आप भी ना। तो ये महाभारत चल रही थी कानपुर के रहने वाले राजेंद्र गुप्ता जी के यहाँ। गुप्ता जी स्वभाव से एकदम ठेठ कानपुरिया थे और वहीं कानपुर के सीसामऊ में उनकी किराने की बड़ी ही प्रसिद्ध दुकान थी। लेकिन अब उम्र पाकर जब उनसे काम होना बंद हुआ तो उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी अपने तीनों बेटों को सौंप दी और खुद घर पर आराम करने का निर्णय लिया। आदत से मजबूर गुप्ता जी आज भी हर काम को वक्त पर करवाना ही पसंद करते, क्योंकि उनसे खुद से तो होने से रहा। अब आज घर में जो भी हुआ वो अभी कुछ ही हफ्ते पहले ब्याह कर आई हुई बहू रानी भी देख रही थी। भाभी ये सब क्या हो रहा है? भैया नाराज होकर दुकान क्यों चले गए? अब इसके बारे में तो तुझे पापा जी बता सकते हैं। कितनी बार उनसे कहा है कि सुबह के समय बिट्टू के पापा को टोका मत करो, लेकिन वो है कि मानते ही नहीं है। अब मैं क्या ही बोलूं। लेकिन भाभी हुआ क्या? रानी देख अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं ये सब बाद में बताऊंगी। लेकिन रानी का दिल कहाँ मानने वाला था। अब वो अपनी छोटी जेठानी कुमकुम के पास जाती है। भाभी ये सब घर में क्या हो रहा है, आप मुझे बताओगी? अब रानी की छोटी जेठानी कुमकुम ठहरी बातों की दुकान। वो रानी को कोने में ले जाकर पूरी बातों को डिटेल में समझाती है। हाँ हाँ रानी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी ना। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो फिर तुम्हें कौन बताएगा? आखिर तुम मेरी देवरानी जो हो और इस घर में नई नई आई हो, तो ये सब बताना मेरा फर्ज बनता है। दरअसल पापा जी ना बड़े भैया को बिजली का बिल भरने के लिए पिछले 5 दिनों से कह रहे हैं और बड़े भैया दुकान में किसी न किसी कारण से भूल जाते हैं, इसलिए बिजली का बिल भरने की लास्ट डेट भी निकल गई और उस पर फाइन भी शुरू हो गया। ओह ऐसी बात है, लेकिन कोई और भी तो जाकर बिजली का बिल भर सकता है। अब और कौन भरेगा, हम औरतों की बस की बात तो है नहीं। पापा जी से अब जाया नहीं जाता और शुरू से ही मनोज भैया बिजली का बिल भरते आए हैं। भाभी ये क्या बात हुई, हम औरतें क्यों नहीं जा सकते? लाओ आज बिजली का बिल मैं ही भर कर आती हूँ। झांसी की रानी, मेरी प्यारी देवरानी, तुम रहने दो, हमारा काम है इस घर का खाना बनाना, तो चलो हम इस पर काम करते हैं। अभी रानी की शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसने जोर देकर ज्यादा बात कहना ठीक नहीं समझा और वो भी अपने किचन के काम में बिजी हो गई। चलो भैया आज तो रसोई भी समय से साफ हो गई, अब मैं थोड़ी देर आराम करने अपने रूम में जाती हूँ। मेरी दोनों जेठानी तो पहले ही जा चुकी हैं। रानी जाकर अपने रूम में लेट जाती है और शाम को 4 बजे की चाय के लिए जब रूम से बाहर आती है तो देखती है कि घर में एक नया गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। मम्मी जब आपको पता है मेरा शाम की चाय के बिना काम नहीं चलता है, मुझे शाम की चाय मतलब चाहिए तो चाहिए, फिर ये सिलेंडर कब खत्म होना है नहीं होना ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ बेटा, तुम लोगों को इतना पाल पोस कर बड़ा इसीलिए तो किया है मैंने कि मैं ही ध्यान रखूंगी कब सिलेंडर का नंबर लगाना है, कब सिलेंडर के ऑफिस जाना है। ये सब काम इस माँ के जिम्मे ही तो है ना। अरे ठीक है कोई बात नहीं, आपको चाय पीनी है आप जाकर किसी भी टपरी पर चाय पी लीजिए और दुकान जाइए। वाह मंजली बहू क्या बात कही है तूने, आज मेरा दिल तो गार्डन गार्डन कर दिया। सही बात है, अपने पति को बता दिया कि 10 रुपया की चाय पीकर आराम से निकल जाओ और बाकी के घर के सारे लोग भूख हड़ताल पर चले जाओ। अरे अभी 1 घंटे बाद जब शाम के खाने की तैयारी करनी है तब गैस सिलेंडर कहाँ से आएगा। रानी धीरे से लता के पास जाती है और पूछती है, अब घर में छिड़े इस गृह युद्ध का कारण क्या है? लता भाभी अब क्या हो गया, घर में सब लोग इतने नाराज से क्यों हैं? अरे रानी घर में सिलेंडर की पर्ची लगाने का काम हमारे बड़े देवर का है,
लेकिन उन्हें समय से कभी ध्यान ही नहीं रहता। तो हर महीने ही नाटक होना इस घर का अखंड सौभाग्य है। जैसे कि हर महीने बिजली के बिल के कलेश होना इस घर का परम सौभाग्य है। अब तुम दोनों भी चालू हो गए? हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ इस घर का नाम गुप्ता निवास छोड़कर कुरुक्षेत्र का मैदान रख देना चाहिए। मीरा जी के मुंह से ये बात सुनकर रानी जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन फिर मीरा जी की क्रोध भरी नजरों को देखकर रानी चुप हो जाती है। मीरा जी कई जगह से पता करती है, लेकिन शाम तक कहीं से भी सिलेंडर का इंतजाम नहीं होता और रात होते होते घर में संग्राम छिड़ जाता है। अब आप ही बताओ मीरा जी, क्या करना है? आज खाना मिलेगा या फिर बस ऐसे ही पानी पीकर सोना है? अब मैं क्या ही बताऊं, सुनील से सिलेंडर बुकिंग नहीं हो पाया इसलिए ये सब हो रहा है। अरे जब मैं तुम्हारे बेटों से कुछ भी करने को कहता हूँ तो तुमको बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन अब खुद ही देख लो, मैं तो चला। अरे कहाँ चले आप? अरे 1-2 रेडी वाले अभी होंगे, वहां कुछ जाकर खा कर आता हूँ। आज तो हमारे कानपुर की फेमस बेड़मी कचौरी खाने का सही मौका है। नहीं, आप वो सब मत खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से ही बढ़ा हुआ है। अरे हमारे यूपी की फेमस बेड़मी कचौरी देखकर तो अच्छे खासों का कोलेस्ट्रॉल भाग जाता है। इतना कहकर राजेंद्र जी तो मौका देखकर चौका मारने चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है और सब घर आ जाते हैं, अब डिसाइड होता है कि आखिर में बड़ी बहू लता पड़ोसन सीमा के यहाँ से एक कढ़ाई भरकर मैगी बनाकर लाएगी, और वो ऐसा ही करती है। वाह भाभी वाह, आज तो मजा ही आ गया। भगवान करे ऐसा सिलेंडर हर हफ्ते खत्म हो जाया करे। अरे कुछ तो शर्म कर बहू। हाँ मम्मी जी, वो इसलिए कह रही है कि सिलेंडर खाली हो जाया करे क्योंकि इसके पति यानी हमारे देवर जी को ही पर्ची कटवाने जाना पड़ता है ना। लता इतना कह रही थी कि लाइट चली जाती है। लो जी दीदी, अब ये बढ़िया हुआ। अब आप ही भैया से कह दिया करो कि टाइम पर बिजली का बिल भराया करे। अब क्या होगा भाभी, ये लाइट कब तक आएगी? अब इसका कोई ठिकाना नहीं है रानी, हो सकता है कल सुबह बिल भरने के बाद आए। नहीं, मैं ऐसे नहीं सो सकती, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। मम्मी जी अगर आप कहे तो ये बिजली का बिल कल मैं ही भराऊं। अच्छा, बस यही और रह गया था, हमारे घर की बहुएं जगह जगह बिल भरते घूमे। नहीं मम्मी जी सॉरी, वो मेरा मतलब नहीं था। वैसे मम्मी जी कोई बुराई तो नहीं है, अगर रानी को आता है तो वो भरा है, ये हमारे लिए तो ठीक ही होगा ना। देखो ना, आप खुद ही देख रही हो कि हर महीने के 15 दिन तो इसी कलेश में निकल जाते हैं, कभी बिजली का बिल, कभी सिलेंडर की पर्ची। अब क्या बोलूं मैं, वैसे तो मैं तुझे जाने को नहीं कहती, लेकिन अब लता बहू की बात भी मुझे ठीक लग रही है। लेकिन तुझे ये सब बिल वगैरह जमा करना आता है क्या बहू? हाँ मम्मी जी, मुझे सब आता है, मैंने शादी से पहले सब किया हुआ है। अगले दिन रानी सुबह ही तैयार होकर हॉल में आती है। अरे मनोज के पापा कहाँ हो? हाँ भाई बताओ, क्या हो गया सुबह सुबह? लाओ वो बिजली के बिल की पर्ची दे दो। अरे वाह, कल पूरी लाइट नहीं रही तो एक रात में ही तुम्हारे बेटे की अकल ठिकाने आ गई। अरे नहीं, वो मनोज नहीं, बिजली का बिल हमारी छोटी बहू भरने जा रही है। अच्छा, हमारी बहू को ये सब आता है? बहुत बढ़िया बात है ये तो। हाँ पापा जी, मैं कर आती हूँ, आप मुझे सिलेंडर की पर्ची भी दे दो, मैं वो भी नंबर लगाकर लेकर आऊंगी। क्या बात है मीरा, हमें तो एकदम सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। इसके बाद रानी दोनों बिल लेकर अपने घर से निकलती है और पहले बिजली घर पहुंचती है। अरे बाबा रे, यहाँ तो बड़ी लंबी लाइन है, पता नहीं कब तक नंबर आएगा। चलो कोई ना, रानी जितनी भी देर में नंबर आए, लेकिन आज घर पर कम से कम लाइट तो आ जाएगी। लगभग 1 घंटे से ज्यादा लाइन में लगने पर रानी का नंबर आ ही जाता है और वो अपना बिल भरकर बाहर आती है। बाबा रे बाबा, कितनी गर्मी है। अभी तो मुझे गैस सिलेंडर के लिए भी जाना है, लेकिन यहीं 12 बज गए। कोई ना रानी, आज तुझे घर पर सबकी तारीफें तो मिलेगी ही। इतराते हुए रानी अब गैस सिलेंडर के सेंटर पर पहुंचती है। वहां पर भी लगभग 1 घंटे से ज्यादा टाइम रानी को लग जाता है। अरे अब तो पूरे 1:30 बज गए, घर पहुंचते पहुंचते मुझे 3 बज जाएंगे। बाबा रे बाबा, घर पर सब लंच के लिए इंतजार कर रहे होंगे और दोपहर के खाने की ड्यूटी तो मेरी होती है। पता नहीं क्या होगा, कहीं सासू माँ मुझे डांटे ना, प्लीज भगवान जी बचा लेना। ये सब सोचकर डरते हुए रानी घर आती है तो देखती है घर में सब एकदम बढ़िया है। घर के बड़े लोग आराम से कूलर की हवा में बैठे हुए हैं, कहीं पड़ोस से एक सिलेंडर की व्यवस्था कर ली गई है। आ गई रानी बहू?
जी माँ जी, वो बहुत टाइम लग गया वहाँ। पहले 1 घंटे से ज्यादा तो बिजली का बिल भरने में और फिर गैस की पर्ची कटवाने में। हाँ हाँ बहू, हम जानते हैं इतना टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ जो होती है। पहले ठंडा पानी पी ले और पंखे की ठंडी हवा खा। वो मम्मी जी, मैं रसोई में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अरे रानी, तुम खाना खाओ। लो, ये रही तुम्हारी थाली। 3 बज गए। सुबह से बस कुछ चाय पीकर निकल गई थी। आज तुमने इतना बड़ा काम किया है, उसके आगे खाना बनाना तो छोटा ही काम है। सही कह रही है लता बहू। अरे हर महीने में 20 दिन तो हमारे घर में इसी कलेश में जाते हैं। इसका बिल नहीं भरा, उसका बिल नहीं भरा, इसकी बेटी की फीस जानी है, उसके बेटे की फीस जमा होनी है। अब बताओ, आज बिना किचकिच के सुबह हुई तो कितना अच्छा लग रहा है। अरे कहाँ मम्मी जी, अभी मेरे बेटे और जेठानी जी की बेटी की फीस जानी बाकी है। अरे कुमकुम बहू, तुम हमेशा कुछ न कुछ नई परेशानी लिए ही खड़ी रहती हो। अरे कभी तो खुश होने का कोई मौका छोड़ा करो। तो फीस भरने में प्रॉब्लम क्या है भाभी? अरे रानी, वो फीस ना स्कूल के बैंक अकाउंट में जमा करनी होती है, जिसके लिए हर महीने बैंक जाना पड़ता है। और फीस टाइम पर जमा ना हो तो स्कूल वाले फाइन लगा देते हैं, वो अलग। अरे तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैं कराऊंगी ना फीस जमा। बहू, तुझे बैंक का काम भी आता है? हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। बैंक के काम में क्या नया है, अपने घर के सारे बैंक के काम मैं ही करती थी। अरे तुम दोनों कुछ सीखो रानी बहू से। अपनी जिठानियों के सामने सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रानी अपने आप को महारानी विक्टोरिया से कम नहीं समझ रही थी। अब रानी रात में अपने पति आकाश को पूरी बात बताती है। आज पता है, मैं ही घर के दोनों बिल जमा करके आई हूँ और कल तो मुझे बैंक के काम भी करने जाना है। थैंक गॉड रानी, तुमने मुझे बचा लिया, वरना ये बैंक का काम मेरे हिस्से आता है। वाकई में रानी, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। अब घर के सारे बैंक के काम भी रानी के हिस्से ही आ चुके थे, लेकिन अब धीरे धीरे घर के सारे काम रानी को ही सौंप दिए गए थे। रानी बेटा, वो वाईफाई का बिल नहीं भरा है क्या? देखो नेट नहीं चल रहा है कल रात से। हाँ, कल रात में मैंने भी मोबाइल में रील नहीं देखी। रानी बहू, आज जाकर वाईफाई का बिल भरने के साथ साथ पानी का बिल भी भराना, नहीं तो किसी दिन पता चला कि पानी आना ही बंद हो गया। ठीक है मम्मी जी, लेकिन थोड़ा शाम होने तक जाऊंगी मैं, अभी तो बहुत तेज धूप है। अरे नहीं नहीं रानी, अभी कराओ ना, आज तो मंगलवार है और हमारी दुकान की छुट्टी है। आराम से बैठकर कोई वेब सीरीज निपटाएंगे शाम तक। कहाँ पूरा दिन खराब हो जाएगा नहीं तो। ठीक है भैया, मैं अभी करके आती हूँ। अब रानी ऐसी भरी दोपहर में सारे बिल भर कर आती है तो देखती है आज दोपहर का खाना तो बन गया है, लेकिन बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। क्या हुआ भाभी, शीला आंटी नहीं आई क्या? अरे कहाँ आई, उसका तो नाटक ही खत्म नहीं हो रहा। अब जैसे तैसे करके हमने तेरे बदले खाना तो बना लिया, लेकिन अब ये बर्तन तो तुझे ही साफ करने होंगे रानी। क्या भाभी, ये सारे बर्तनों का पहाड़ मेरे लिए है? और नहीं तो क्या देवरानी जी, अब तुम हर रोज कुछ न कुछ करने जाओगी तो क्या हम ही पूरा किचन संभालेंगे? ठीक है भाभी, मैं कर देती हूँ। रानी दुखी होकर बर्तनों का ढेर साफ करती है और थक कर चूर हो जाती है। चलो अपने रूम में चलती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर शाम को जेठानी के बेटे बेटी की ट्यूशन फीस भी भरने जानी है। अभी रानी ये सब सोच रही थी कि तब तक उसकी सहेली निधि का फोन आ जाता है। हाँ निधि, कैसे याद किया तूने? अरे तूने तो अब याद करना ही छोड़ दिया है, बता मैं भी याद ना करूं क्या? अरे यार निधि, अब तू भी ऐसा कहेगी क्या? अभी तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे ऐसी बातें याद आ रही है। इतना काम इतना काम। अरे तू तो हाउस वाइफ है, फिर इतना काम कैसे? अरे बाहर के काम भी यहाँ हाउस वाइफ ही कर रही है। अच्छा, बाहर के काम जैसे? बाहर के काम जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, जेठानी के बेटा बेटी की स्कूल फीस भरने बैंक जाना, एलपीजी गैस के लिए नंबर लगाना, और साथ ही साथ ऐसे और 50 काम। मैंने खुद ही मोल लेकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हे भगवान, रानी तू भी ना। चल अब जल्दी से बता, तू मुझे कब मिल रही है? अरे पता नहीं यार कब मिलना होगा। अरे पता नहीं, ऐसे नहीं, जल्दी से जल्दी मिल, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगी। और ये बता, कल भी तो कहीं किसी काम से जाना होगा ना तुझे? हाँ जाना तो है, लेकिन तू मेरी प्रॉब्लम कैसे दूर करेगी निधि? वो सब तो मेरे ऊपर छोड़ दे, कल हम एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। अगले ही दिन निधि और रानी मिलते हैं। क्या यार रानी, क्या हालत हो गई है तेरी, और तू भी ना एकदम पगली है। चल मोबाइल निकाल अपना फटाफट से। अरे आज के जमाने में ये पानी का बिल, बिजली का बिल, स्कूल फीस भरने बैंक कौन जाता है?
पता नहीं कौन सी सदी में जी रही है तू। तू ये सारी डिटेल्स अपने फोन में भर ले। रानी अपनी सारी डिटेल्स अपने फोन में भर देती है और निधि झट से उसका यूपीआई चालू कर देती है। चल अब बता, क्या करने आई थी तू? अरे वो मुझे बैंक जाना था और वाईफाई का रिचार्ज भी कराना है। ले, हो गया तेरा बैंक में फीस जमा और ये रिचार्ज भी हो गया। क्या? बैंक में जमा हो गया और रिचार्ज भी? ये कैसे हुआ? निधि रानी को आगे के लिए सब सिखा देती है। अब रानी को तो मानो ऐसे घर बैठे अलादीन का चिराग मिल गया। सच में यार, ये तो जादू है जादू। मैं कहाँ लाइनों में घंटों लगी रहती थी और शाम तक थक कर चूर हो जाती थी। अब सुन, सच की देवी ना बनना, जैसा जैसा मैं कहती हूँ ना वैसे ही करती जा, समझी? अब निधि रानी को डेली अपनी गाड़ी से कहीं इस क्लब तो कहीं उस क्लब घुमाने ले जाती। दोनों खूब सारी मस्ती और शॉपिंग करते। और रानी के बिल वो तो बस अब 1 मिनट का काम रह गया था। फिर एक दिन रानी आराम से मूवी देखकर लेट घर पहुंचती है। अरे रानी, ये कोई टाइम है भला घर आने का? जाओ जाकर रसोई का काम संभालो। हाँ, हम लोग अकेले ही क्यों करें घर का काम? हाँ तो ठीक है ना भाभी, आप अकेले ही क्यों करेंगी घर का काम? और मैं भी कल से अकेले कोई बिल भरने क्यों जाऊंगी? ये सुनकर दोनों जिठानियों को जैसे मानो करंट लग गया। अरे नहीं नहीं रानी, ऐसा मत बोलो। अच्छा कोई ना, हम दोनों मिलकर घर का काम संभाल लेंगे, लेकिन अब ये बाहर का काम तुम ही देख लो भाई। अब तो जैसे मानो रानी की मौज ही मौज थी। अब रानी बिना मौका गवाए घर की किसी न किसी काम के लिए चली जाती थी। फिर एक दिन निधि और रानी एक कॉफी शॉप में बैठे थे, तभी अचानक से वहां रानी के बड़े जेठ मनोज जी का आना होता है। अरे रानी, तुम यहाँ? हाँ जी सर, मैम हमारे यहाँ की प्रीमियम कस्टमर है। हर 1-2 दिन में मैम का आना जाना लगा ही रहता है। क्यों रानी, ये सच बोल रहा है क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस आज ही। लेकिन तुम्हें तो आज केबल का बिल भरने जाना था ना? रानी चुप हो जाती है और मनोज समझ जाता है कि यहाँ बात करना ठीक नहीं है। अब घर पहुंचकर रानी की अच्छे से क्लास लगती है, लेकिन रानी मैडम भी अब पक्की उस्ताद हो चुकी थी, इसलिए वो पूरी बात घर पर नहीं बताती, सिवाय इसके कि वो सिर्फ आज ही अपनी सहेली से मिलने गई थी। रानी, तूने कुछ बताया तो नहीं? अरे नहीं यार, वरना कल वाली मूवी कैसे देखने जाएंगे। और हाँ सुन, अब तो मैंने सोच लिया है, इनसे हर काम के पूरे पैसे लूंगी, बाकी के ऑफर और रिवॉर्ड्स मेरी झोली में। बहुत होशियार हो गई है तू। चलो फोन रख, दीवारों के भी कान होते हैं। अभी भी रानी की बिल भरकर आने के बाद सेवा बदस्तूर जारी थी। दोनों जिठानी और सास रानी का बहुत ध्यान रखती थी। लो रानी, तुम ठंडा पानी पियो, सर दर्द हो रहा होगा ना, बाहर बहुत धूप है। लो रानी, ये शिकंजी। और हाँ, घर का काम हमने कर लिया है, तुम बस बाहर का देखती रहना। हाँ प्लीज। हाँ, जिससे इस घर में शांति बनी रहे। अब भगवान जाने रानी के जीवन में ये शांति कब तक बनी रहेगी, या फिर किसी दिन पकड़ी जाएगी। सुबह का समय है। कोमल अपने मोबाइल में व्हाट्सएप देख रही है, जबकि उसकी माँ निर्मला रसोई के बर्तन साफ कर रही है। तभी व्हाट्सएप पर मैसेज देखकर कोमल अपनी माँ को आवाज देते हुए, माँ सुनो तो सही। निर्मला अपने गीले हाथ टॉवल से पोंछते हुए हॉल में आकर, क्या है कोमल, देख नहीं रही क्या कि मैं सुबह से अकेले काम कर रही हूँ? अरे माँ, क्यों सुबह से चिढ़ रही हो? तभी नरेंद्र कमरे से बाहर आता है और अखबार मेज पर रखते हुए, बेटा आज काम वाली नहीं आई है ना, इसलिए तेरी माँ का पारा हाई है। पिताजी, मैं ऐसी बात बताने वाली हूँ कि माँ तो खुश हो जाएंगी। अच्छा, ऐसी कौन सी बात हो गई? माँ, बुआ आने वाली है, व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, बुआ ने कहा है कि मैं आ रही हूँ। अच्छा, दीदी आ रही है? चलो अच्छा है, दीदी आएंगी तो कम से कम मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। हम ननद भाभी की पड़ती जो है। निर्मला के चेहरे का गुस्सा गायब हो जाता है और वो मुस्कुराने लगती है। शाम को बुआ आ जाती हैं। सब सोफे पर बैठकर नाश्ता करते हुए बात कर रहे हैं। अरे भाई, बहुत दिनों बाद तुम लोगों से मिलना हुआ। मैं तो घर में ही बोर हो गई थी। हाँ बुआ, आपने अच्छा किया आप चली आई। मम्मी तो आपको बहुत याद करती है। क्यों नहीं करेगी, आखिर मैं उसकी चहेती ननद जो हूँ। कमलेश बुआ चाय का कप रखती हैं और निर्मला की तरफ देखते हुए, अच्छा मनेंद्र कहाँ रहता है? दीदी, मनेंद्र तो अपने उसी छोटे घर में ही रहता है। अच्छा, चलो मैं उससे भी मिलाती हूँ। अरे दीदी, आप अभी कहाँ जा रही हो?
मनेंद्र से भी तो मिल लूं, वरना वो बुरा मान जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। कमलेश बुआ अपना पर्स उठाती हैं और मनेंद्र के घर जाने के लिए निकल जाती हैं। मनेंद्र अपने छोटे से घर के आंगन में सुनीता के साथ बैठा है। तभी कमलेश बुआ अंदर आती हैं। मनेंद्र उन्हें देखकर खुश होते हुए आओ आओ दीदी, और बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग बताओ। हम लोग तो ठीक है बुआ जी, लेकिन एक बात बताओ, आप जब भी आती हो सबसे पहले बड़े पापा के यहाँ ही जाती हो? अरे बेटा, मैं तो तुम सबसे एक जैसा ही प्यार करती हूँ। वैसे बुआ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग पैसे वाले हैं इसलिए आप उनके घर पहले जाती हो? बेटा, तू तो इस बारे में पूछ ही मत। अब मैं अपना मुंह नहीं खोलना चाहती। बेटा तू जा कॉलेज, अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा है ना। अमित बैग उठाता है और बाहर चला जाता है। उसके बाद सुनीता किचन में जाती है और कमलेश के लिए चाय नाश्ता लाकर कमलेश को देते हुए, क्या हुआ ननद जी, कोई बात है क्या? जेठानी जी ने कुछ कह दिया क्या? क्या बताऊं सुनीता, वो अमीर है लेकिन पूछा कहाँ उसने। बस बिस्कुट और पानी तो रख दिया सामने और ठीक से बात तक नहीं की मुझसे। ऐसी अमीरी का भी क्या फायदा जो मेहमानों की इज्जत भी ना करे। इससे तो अच्छा तेरा घर है, कम से कम तुम लोगों को घमंड तो नहीं है। अच्छा, जेठानी जी ऐसी हो गई है कि किसी की इज्जत नहीं करती? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, भाई का घर है, वरना तो मैं दोबारा वहाँ जाती नहीं। बातें करने के बाद कमलेश फिर से निर्मला के यहाँ आ जाती है। रात के समय सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। खाना खाते हुए निर्मला, बुआ जी, आप छोटे भाई के यहाँ होकर आई तो कैसा रहा वहाँ का माहौल? अच्छा रहा वैसे, पर उनके यहाँ क्या खाया और कैसा लगा ये तो तुम मुझसे अब मत ही पूछो। क्यों बुआ जी, ऐसा क्या हो गया वहाँ? अरे, वो लोग सोचते हैं कि तुम बहुत अमीर हो तो तुम्हें घमंड है, और उनका तो ये भी कहना है कि तुम लोग किसी से अच्छी तरह बात भी नहीं करते। अच्छा, तो वो लोग पीठ पीछे हमारे बारे में ऐसी बातें बना रहे थे? हाँ, मैंने तो सीधे कह दिया कि ऐसा तो वो लोग कर ही नहीं सकते, तुम्हारी गलतफहमी है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। खैर, मुझे क्या करना, जाने दो। जरा बहू, अब पनीर की सब्जी और डालो। निर्मला कमलेश बुआ की थाली में पनीर की सब्जी परोसती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह सुबह निर्मला सोफे पर बैठकर मोबाइल देख रही थी। तभी कोमल वहाँ आती है। तब निर्मला कोमल से, कोमल, आज तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बदन दर्द के कारण उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। माँ, तुम परेशान मत हो, मैं चाची को कह देती हूँ, वो आकर सबका खाना बना लेंगी। ठीक है, उन्हें ही बुला लो। कोमल सुनीता को फोन करती है। थोड़ी देर बाद सुनीता वहाँ आकर कोमल से, क्या हो गया दीदी, कोमल का फोन आया था। बस अचानक तबीयत खराब हो गई है सुनीता, काम नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं दीदी, मैं सारा काम कर देती हूँ, आप आराम करो। सुनीता बिना देर किए रसोई में जाती है और दोपहर का खाना बनाकर सबको खिलाती है। उसके बाद घर की सफाई करती है और फिर रात का खाना बनाकर सभी को खिलाने के बाद, दीदी अब सारा काम हो गया है तो मैं चलती हूँ। ठीक है सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता के घर से बाहर निकलते ही कमलेश बुआ तुरंत सोफे से उठकर निर्मला के पास आकर बैठते हुए, निर्मला, तुमने उसको काम से बुलाया था, लेकिन वो क्या बोल रही थी पता है? क्या बोल रही थी दीदी? वो कह रही थी कि निर्मला तो मुझे नौकर समझती है, जो जब चाहे यहाँ बुला लिया। अरे, अगर काम नहीं कर सकती तो बाहर से मंगा के खा ले, भला मुझे क्यों बुलाया? अच्छा, ऐसा कह रही थी? आज के बाद तो मैं उसे अपने घर कभी नहीं बुलाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अगले दिन कमलेश बुआ वापस मनेंद्र के घर पहुंचकर और सुनीता से बातें करते हुए, अरे सुनीता, कैसी हो भाई? तुम लोगों के बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता, इसीलिए फिर से चली आई। हाँ दीदी, अच्छा किया। वैसे कल बड़े भैया के यहाँ खाना अच्छा बना था ना? हाँ, तुमने इतनी मेहनत करके खाना बनाया, और वो बोल रही थी कि सुनीता को जब भी बुलाओ समय पर नहीं आती। और ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया उसने? छोटा मोटा ही तो काम करती है। अच्छा, जेठानी जी हमारे बारे में ऐसा कह रही थी। आज के बाद मैं कभी उनके घर नहीं जाऊंगी। ठीक है ना, खुददारी ही सब कुछ है। बुआ बातें करने के बाद फिर से निर्मला के घर आ जाती है। अगले दिन शाम को सुनीता सब्जी बाजार में टमाटर वाले से, भैया टमाटर क्या भाव दिए? बहन जी,
टमाटर पूरे 100 रुपये किलो है। ठीक है भैया, रहने दो, इतने महंगे टमाटर मैं नहीं लूंगी। निर्मला पीछे से सुनीता की बातें सुन लेती है और उसके पास आकर, अरे टमाटर क्यों नहीं खरीद रही हो, ले लो, मैं दिला देती हूँ। ये मुझ पर अपना अमीर होने का एहसान जताने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं, मैं बिना टमाटर के ही दही में सब्जी बना लूंगी। सुनीता टमाटर खरीदे बिना ही अपना थैला उठाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। उसे इस तरह जाते देखकर निर्मला मन ही मन, सही कह रही थी दीदी, ना जाने देवरानी जी के व्यवहार को क्या हो गया है, वो तो अच्छी तरह बात करना ही भूल गई। अब दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे से चिढ़ने लगती हैं और उनके आपसी व्यवहार खराब हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कोमल निर्मला के पास बैठकर उससे बातें करते हुए, माँ चलो आज हम चाची के घर चलते हैं। नहीं, मैं उनके घर नहीं जाती, मेरा मन नहीं है। अरे माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं कहा, फिर आज क्या हो गया? दूसरी तरफ मनेंद्र के घर में अमित अपनी माँ सुनीता के पास रसोई में आता है। माँ, हम चाची के घर बहुत दिन से नहीं गए, चलो घूम कर आते हैं। नहीं अमित, अब मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? चाची से तो तुम्हारी इतनी बनती है, तुम तो कभी मना नहीं करती, फिर आज क्या हो गया? सुनीता अमित की बात का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन अमित सब कुछ समझ चुका था। अमित और कोमल दोनों एक पार्क में मिलते हैं और बेंच पर बैठकर आपस में बातें करते हुए, अमित, मुझे तो पूरा यकीन है कि कुछ तो हमारी कमलेश बुआ जी ही बीच में गड़बड़ कर रही हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने भी सुना है बुआ जी उधर माँ के कान भरती हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों मिलकर अपनी मम्मियों को मिलाते हैं। ठीक है, आज की रात जो शर्मा जी के यहाँ पार्टी है, हम दोनों अपनी मम्मियों को वहीं लेकर चलेंगे। अपनी प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद दोनों बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को शर्मा जी के घर पर शानदार पार्टी चल रही है। अमित और कोमल अपनी अपनी मम्मियों को खींच कर ले आते हैं और एक दूसरे के सामने बैठाते हुए, अरे जब तुम दोनों इतने दिनों बाद मिली हो तो कम से कम बात तो करो। अमित और कोमल उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। निर्मला और सुनीता एक दूसरे को देखते हुए, क्यों सुनीता, वैसे आजकल तो हमारे घर क्यों नहीं आती? आजकल आपको पैसों का घमंड हो गया है दीदी, तो हम भी भले ही गरीब हैं लेकिन खुददार हैं दीदी। कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। मुझे पता है कि आपने दीदी से कहा है कि मैं कामचोर हूँ और लेट आती हूँ। क्या? मुझे भी तेरे बारे में बहुत कुछ पता है, तूने भी तो कमलेश दीदी के सामने मेरी बुराई की है ना? नहीं तो, मैंने तो कभी दीदी से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की। दीदी ने मुझे बताया था कि तू कहती है कि मैं तुझे अपनी नौकर समझती हूँ। तू एक तो दीदी की इज्जत भी नहीं करती, ऊपर से बुराई करती है हमारी। नहीं जेठानी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब है कि दीदी हम दोनों से झूठ बोल रही थी। दोनों देवरानी जेठानी अब कमलेश की चाल समझ जाती हैं। तभी अमित और कोमल वहाँ आकर, मम्मी अब समझे आप लोग कि बुआ जी कैसे चाल खेल रही हैं। वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि दोनों परिवार में झगड़ा बना रहे और वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक यहाँ रहकर खूब सेवा कराए। हे भगवान, कमलेश दीदी ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं उनकी बातों में आ गई थी। कल सुबह ही हम इसका हिसाब करेंगे। हाँ सुनीता, तू सही कह रही है, उन्हें उनकी असली जगह दिखानी ही पड़ेगी। पार्टी खत्म होने के बाद वे लोग अपने अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह कमलेश बुआ अपने कमरे में बैठी हैं। तभी निर्मला हाथ में चाय का एक कप लेकर कमरे में आती है और कमलेश बुआ को चाय देते हुए, लीजिए दीदी, सुबह की गर्मा गर्म चाय तैयार है। अरे आज इतनी सुबह सुबह ही चाय लेकर आ गई। हाँ दीदी, आज इस चाय में चुगली और दोगलापन डाल के लेकर आई हूँ मैं। ये क्या बोल रही हो? तभी सुनीता भी हाथ में कमलेश बुआ का सूटकेस लिए कमरे के अंदर आती है और उसे बेड के पास रखते हुए, हाँ दीदी, सोचा कि हम दोनों मिलकर आपको ये चुगली और दोगलापन वाली चाय पिला दें। चाय पीजिए और आपका बैग भी पैक करके रख दिया है। दीदी अब आपकी सारी सच्चाई हमें पता चल चुकी है। आप चाहे तो अभी तुरंत इस बैग सहित चली जाएं, या तो फिर आप यहाँ से सीधे निकलिए और आपका ये बैग मैं बाद में खुद भिजवा दूंगी। कमलेश बुआ समझ जाती है कि उनका सारा दोगलापन अब पकड़ा जा चुका है। वो चाय का कप रखती है, अपना बैग उठाकर चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं।